नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सैंटियागो पेना की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 500 से भी अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ की बातचीत। तो डीएम के सांसद कनिमोझी की टीम ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से की मुलाकात। और आतंकवाद से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्य साकिब नाचन के ठिकानों पर छापेमारी। 6 को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। हेडलाइंस के बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करने वाले हैं। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से भी अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओज और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है। भारत मंडपम में कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। भारत और पैराग्वे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पासियोस की बैठक में ये सहमति बनी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पीएम और पैराग्वे के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सहयोग के जरिए साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है। इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। पैराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति पेना की ये पहली भारत यात्रा है और पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की अब तक की दूसरी भारत यात्रा। और इस समय सीधे हम आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए भारत मंडपम में। It is my absolute pleasure to hand over proceedings for this special plenary session to Mr. Peter Elbers, CEO of Indigo and member of the IATA Board of Directors. Over to you, Peter. Thank you. Respected Shri Modi ji, Honorable Prime Minister of India. Respected Shri Naidu ji, Honorable Minister for Civil Aviation. Respected Shri Mohol ji, Minister of State for Civil Aviation. Shri Shinja ji, Secretary, Ministry of Civil Aviation, India. My dear friend Willie Walsh, Director General of IATA, the International Air Transport Association. Distinguished guests and delegates from the government and colleagues from all over the world of aviation who have come from all corners of the globe to attend this 81st IATA Annual General Meeting. It's my privilege to extend a very warm welcome to all of you to Delhi, India, and to this beautiful Bharat Mandapam. It's indeed a very proud moment for all of us here to be honored by the presence of Shri Modi ji, the Prime Minister of India, under whose visionary leadership India continues to grow on all fronts. Thank you, sir, for taking out time from your busy schedule to grace us here today with your presence. The importance that the Indian government, under your visionary and dynamic leadership, attaches to the progress of Indian national aviation is immense. The progress of the Indian nation and the key role that aviation plays in this progress could not be better expressed than by having the honor of having you here with us today, addressing the audience from India and abroad. It has been my privilege to call this wonderful country home, or Gar, for the past 3 years and to be part of the vibrant airline community in India. And personally, in my capacity as CEO of the host airlines, it's an immense honor to welcome you. As all of you very well understand, airlines and economy go hand in hand. We thrive on economic growth,
yet at the same time, the connectivity we build, both within as well as to and from the country, contributes to economic growth in many ways. At Indigo, we're extremely proud to invite and welcome the IATA AGM back to India after 42 years. India is a powerhouse, and the visionary policies of the Government of India under the leadership of Shri Modi ji with regards to aviation have enabled Indian carriers to grow and to contribute to bring air connectivity to the doorstep of every Indian citizen. The accelerated growth in airport construction over the past 10 years, from 74 in 2014 to nearly 150 airports currently, has resulted in about 90% of all Indians having access to scheduled air services within a driving time of 2 to 3 hours. As a result, Indian Airlines collectively serve more than 650 direct domestic city pairs currently, as compared to only a little over 200 back in 2015, a growth of nearly 3 times. The vision of the government to continue to construct more, bigger and better airports will only increase this coverage in the coming years. For the global aviation community present here today, recent changes to legislation, modernization, as well as enactment of new legislations and the continued efforts of the Ministry of Civil Aviation and DGCA India to align rules, procedures and processes with the Honourable Prime Minister's vision of bringing ever greater ease of doing business works well for airlines and other stakeholders in the aviation value chain. Honourable Sirs, I am confident that I speak for all members of IATA, those who are present here today and for all those who could not join us today, that for all of us, aviation is not just a profession, it is a passion, and all of us take pride in the connectivity that we build in our own way, to, from and within our respective countries. I wish to take this opportunity to assure you, sirs, that on behalf of Indigo, as well as my fellow Indian Airlines CEOs, that the airlines will fully support the government in its endeavour to bring Indians closer to each other and to bring India closer to the world. Our commitment can be gauged from the fact that not only the fleet of Indian Airlines has grown more than doubled over the last decade, from 400 to over 900, but also present the fact that Indian Airlines have placed record aircraft orders, including wide-body aircraft with both Airbus and Boeing, to serve this dynamic market. On its part, Indigo is extremely proud to be giving wings to the nation and contributing to our great country by creating employment opportunities for the youth of India. As I come to the conclusion of my welcome address, I wish to once again thank the Honourable Prime Minister for having taken time out from his busy schedule to address this gathering. Also thanking Shri Naidu ji, the Honourable Minister for Civil Aviation, and Shri Mehul ji, Honourable Minister of State for Civil Aviation, for their support to IATA and to Indigo in holding this AGM here in Delhi. Many thanks to the delegates who have made it from all corners of the world to be here today with us. I would now like to invite Shri Naidu ji to present his address to this distinguished gathering. Thank you. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of State Shri Muralidhar Mohol ji, Chairman of IATA Board of Governors Peter Elbers, Director General IATA Mr. Willie Walsh, Managing Director Indigo Rahul Bhatia ji, business leaders of the global industry and distinguished delegates, good evening and namaste. It is my immense privilege to welcome all of you to the 81st Annual General Meeting and World Air Transport Summit of IATA hosted here in India, which is the global aviation capital. Aap sabhi ko Bharat mein swagat hai. I must begin by mentioning that the IATA AGM 2025 is happening at the right place, at the right time, in the presence of the right leader, Shri Narendra Modi ji, who is a visionary leader shaping India's growth story with his unparalleled clarity, unwavering conviction, and unyielding commitment. Today, India stands tall as a leader of the global economy with its worth exceeding $4 trillion by becoming the world's 4th largest economy
and I'm confident that India will ascend to the third largest global economy in the next 3 years. The incredible momentum that we gained is powered by India's robust financial and political stability. And at the center of this is our transformative leadership by the direction of Honorable Prime Minister. And we are fast emerging as a strategic connector country, a bridge between regions, between economies, and between supply chains. And with India's strategic geographical position, abundant resources, and vast human talent, India is a natural connector of the skies and aviation as well. And Honorable Prime Minister's presence today underscores the paramount importance India places on aviation, airline partners, and on global collaboration. I commend IATA for its long-standing contribution towards global aviation, and today in organizing this big event, bringing together over 1,700 delegates and including more than 200 airlines across the globe, creating a powerful platform for dialogue between industry leaders, stakeholders, and government authorities. I would like to say that this is the time for innovate in India, integrate in India, and invest in India. And over the past decade, the transformation of India's aviation landscape has been nothing short of phenomenal. In 2014, we started with 74 airports, and today we are operating a staggering number of 162 airports, including 33 international airports, a doubling of its infrastructure at an exponential pace of about 8 airports annually. Guided by our Prime Minister's Amrit Kal vision, we are committed to building 50 more airports in the next 5 years, and by the Viksit Bharat plan that we have by 2047, we aim to have more than 350 airports. Our domestic traffic has surged 130%. Our international traffic has grown from 55 million to 72 million. And in April 2025, India's domestic air traffic grew by 10%, outpacing global rate of 8%. At the heart of this growth has been the revolutionary scheme UDAN, Ude Desh Ka Aam Nagrik, connecting India one flight at a time. Envisioned by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in 2016, UDAN has democratized air travel, making it accessible, affordable, and available for each and every Indian in this great country. Through viability gap funding, we have operationalized 619 new routes and enabled 1.50 crore people to fly to the unserved and underserved destinations in this country. And with the demand continuously growing, we have announced the next UDAN 2.0, which is going to connect 120 new destinations and serving 4 crore passengers annually in the next coming years. And this is a clear invitation to global airlines to serve the rapidly growing regional transport market in India. So let us go ahead for fly to India, fly in India, and fly with India. And along with the passenger moment, our cargo sector is also thriving, presenting immense opportunities across various industries. By 2047, we aim to handle 21 million metric tons, a 6-fold increase, solidifying India's position as a global logistics powerhouse. India is becoming a key export hub for electronics, especially in high-valued products like Apple devices and other electronics. And now, today, we are having a $100 billion semiconductor market and 500 billion electronics manufacturing industry projected in the next 5 years. This highlights our growing role in global supply chains, opening huge opportunities for air cargo sector. And India's diaspora of 35 million people worldwide is driving a strong demand for Indian products. It is heartening to see how spices from India are loved not only by our diaspora, but by people elsewhere. And Indian mangoes are gaining international fame, and highly quality perishables like seafood, dairy, and flowers are also growing in demand across the Middle East, Europe, and North America. With the best skilled manpower, a strategic location bridging the West and the East, and the rapid growth in air traffic, India is perfectly positioned to become global MRO hub. And by January 2018, and India, by expanding at 3 times the global rate with a projected annual rate of 8.9%, we are reaching the global MRO market of $4 billion by 2031. And to support this MRO network,
we have permitted 100% FDI via the automatic route, offered transparent royalty-free land allotments for MRO facilities within our airport spaces. And in the next 10 to 15 years, our aviation industry has the potential to evolve into $10 billion market by domestically manufacturing structural components, electronic systems, and avionics. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Make in India is bringing this transformation to life. The two final assembly lines, one of C-295 military aircraft, one for H-130 and H-125 helicopters, all these are giving a huge boost to the Make in India initiative. And this is a powerful testament to the quality, reliability, and innovation of our homegrown talent. And looking ahead, we have 2,200 aircraft orders which are expected to join our fleet in the Indian skies. And I believe that this creates unprecedented opportunities for manufacturers, MRO providers, and the lessors. With 80% of Indian commercial aircraft fleet being leased, this reform translates into estimated $5 billion annual lease revenue opportunity for global lessors and financiers. And this we are further facilitating with a landmark legislation recently passed by the Indian Parliament, the Protection of Interest in Aircraft Objects Act 2025, which aligns us with the Cape Town Convention. Now India has taken a step further in strengthening its aircraft leasing system. And on top of that, we have Special Gift City, which has been the brainchild of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has got the right ecosystem for flourishing global leasing business in the country. And by providing legal certainty and enforceability of rights, this law significantly reduces the risk premium for lessors and financiers, potentially lowering leasing costs by an estimated 8 to 10%. The enactment had a great impact. India's Aviation Working Group AWG score jumped by 10 points, reflecting enhanced confidence among global stakeholders. And I must also reaffirm that sustainability is a value which is deeply embedded in Indian ethos, resonating through our ancient scriptures and traditions. The 3,500 years old Atharva Vedas Prithvi Sukta has a hymn dedicated to the earth, Mata Bhumi Putroham Pritivyaha, which means earth is our mother and we are her children. Resonating this sentiment, today more than 80 of our airports operate on 100% green energy, and by the end of the year we are going to touch 100. And Bengaluru Airport is a good example, being the first in Asia to achieve carbon neutrality. And with over 750 million metric tons of available biomass, India has the capacity to become a global leader in SAF production. And we have set ambitious SAF targets also, 1% blending by 2027, 2% by 2028, and 5% by 2030, reflecting our commitment to a greener future. I invite global stakeholders to seize this opportunity and collaborate with India. While SAF is still in its nascent stage, let us work collectively to decarbonize aviation and shape a more sustainable future for global aviation. And also, empowerment and respect of women is deeply rooted in Indian culture. As our ancient saying goes, Yatra Naryastu Pujyante Ramanta Tatra Devata, where women are honored, prosperity follows. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we are striving to make aviation model a model of inclusivity. Today, 15% of Indian pilots are women, a remarkable achievement compared to the global average of 5%. And with IATA's goals, we have issued an advisory encouraging all stakeholders to increase the participation of women in the aviation workforce to 25% in the coming years. Together, let us ensure that aviation not only connects, but also empowers. And in conclusion, I extend my heartfelt congratulations to IATA on 81 years of exemplary leadership, representing 350 airlines and over 80% of global air traffic. Also, my sincere gratitude to Indigo, which has the world's youngest fleet, for organizing this IATA AGM in India after a hiatus of 4 decades. And let me conclude by inviting all of you to Wings India 2026, Asia's largest and most prestigious civil aviation event, to be held at Begumpet Airport in Hyderabad from January 28 to 31st, 2026. By fostering open dialogue among global leaders, CEOs, government authorities, and industry players, Wings India 2026
will explore opportunities not only for India, but also for the global aviation sector. With the clarion call, Indian aviation paving the way for future, from design to deployment, manufacturing to maintenance, inclusivity to innovation, and safety to sustainability. And most importantly, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for graciously taking time to join us on this esteemed platform. Sir, we are eagerly awaiting your guidance and inspirational words, which will undoubtedly serve as a guiding light, providing us with a clear roadmap to propel the growth of aviation sector to new heights. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable Shri Naidu ji, on behalf of all delegates for presenting your views and valuable insights to all of us. And now, ladies and gentlemen, it's my privilege, an important moment, candidly a bit emotional for Indigo, to invite Shri Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to deliver his keynote address. Thank you. केंद्र में मेरे सहयोगी राम मोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, आयटा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन पीटर एल्बर्स जी, आयटा के डायरेक्टर जनरल विली वॉम्सी, इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आयटा की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल जर्नी
केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है, और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कॉमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है कि इसमें अभी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री, 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है, और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा नायडू जी ने बताया, 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि ये दुनिया को
सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमारे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी हर साल 500 मिलियन यात्रियों तक पहुंच चुकी है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर एक्सपीरियंस के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स घटा रहे हैं। हम प्रोग्रेस और प्लेनेट की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो विदेशी अतिथि हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप डीजी यात्रा ऐप के बारे में जरूर जानिएगा। डीजी यात्रा ऐप डिजिटल एविएशन का एक उदाहरण है। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक सीमलेस यात्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहीं कोई पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं भारत के ये इनोवेशंस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतर सर्विसेज देने के एक एक्सपीरियंस से ये कई देशों के काम आ सकता है। यह सिक्योर और स्मार्ट सॉल्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जो ग्लोबल साउथ के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। साथियों, भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है। इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है। इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है। आप सभी को गिफ्ट सिटी में मिल रही छूट के बारे में भी जानकारी है। गिफ्ट सिटी के इंसेंटिव्स ने भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है। यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है। इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है नई उड़ान, नए रोजगार और नई संभावनाएं। एविएशन सेक्टर में पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ सभी के लिए नए मौके बने हैं। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई एमआरओ पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के इस दिशा में तेजी आई है। 2014 में भारत में 96 एमआरओ फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूल, जीएसटी में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने एमआरओ सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का एमआरओ हब बनाना। साथियों, हम चाहते हैं कि दुनिया भारत को सिर्फ एक एविएशन मार्केट नहीं, बल्कि एक वैल्यू चेन लीडर के रूप में भी देखें। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का
इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है, मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। दुनिया भर में कैबिन क्रू में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 70% है। हमारे यहां 86% है। भारत के एमआरओ सेक्टर में महिला इंजीनियरों की संख्या भी ग्लोबल एवरेज से आगे बढ़ रही है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन एडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काइज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हवाई यात्रा सभी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सिक्योर हो। मुझे विश्वास है कि आप सभी एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के नए समाधान निकालेंगे। मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को अभी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं। जब उन्होंने यहां पर संबोधन अपना दिया है, उन्होंने भारत के विमानन क्षेत्र का खास तौर पर जिक्र किया कि भारत में विमानन क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। तो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में कही है। उन्होंने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है और उन्होंने तमाम आंकड़ों के साथ भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि क्या कुछ भारत के विमानन क्षेत्र में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये कार्यक्रम है, ये वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम भारत में 4 दशक के बाद हो रहा है और इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल गया है। ये जो कार्यक्रम आईटा का है, ये 4 दशक बाद हो रहा है, लेकिन 4 दशक में भारत बहुत बदल गया है, बहुत बदल चुका है भारत। तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं और विमानन क्षेत्र में भी। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज भारत हर तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। पहला, उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया, 3 ताकत का। कि पहला, भारत के पास मार्केट है, विमानन क्षेत्र में भी और तमाम अन्य क्षेत्रों में भी भारत के पास एक बड़ा बाजार है। भारत फ्यूचरिस्टिक एविएशन प्लान पर काम कर रहा है, यानी कि आगे चलकर जो विमानन क्षेत्र जो रूप लेने वाला है, उस पर भारत अभी से काम कर रहा है। उन्होंने जिन 3 ताकत का जिक्र किया, उसमें कहा कि भारत के पास बाजार है और दूसरी ताकत है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, यानी तकनीक और नवाचार के लिए भारत के पास प्रतिभा है, डेमोग्राफी और टैलेंट है।
उन्होंने तीसरी ताकत का भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव इकोसिस्टम है, यानी कि खुली और सहयोग भरी नीति उद्योग के लिए, विमानन उद्योग के लिए भी। बीते बरसों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है। जिस तरह से भारत में तेजी से विस्तार हुआ है नागरिक उड्डयन का, 15 मिलियन यात्रियों को विमान यात्रा की सुविधा मिली है। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ यात्रियों को विमान यात्रा की सुविधा मिली है। हर साल 24 करोड़ यात्री उड़ान भरते हैं भारत में। इतनी तो बहुत सारे देशों की आबादी तक नहीं होती। तो भारत में ये जो संख्या है 2030 तक, यानी अगले 5 सालों में ये डबल से भी ज्यादा 50 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। हर साल उड़ान भरने वालों की संख्या, ये नए भारत की झलक है जिसको प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेखांकित किया इस वार्षिक आम बैठक में। हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हवाई अड्डे हैं और तमाम सुविधाएं हैं, वो वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। डीजी यात्रा ऐप का जिक्र किया कि कैसे इनोवेशन किया गया है और उन्होंने विदेशी मेहमानों से कहा कि आप इसको देखिए और समझिए, आपके देश में भी इस ऐप का काम हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। डीजी यात्रा ऐप से किस तरह से यात्रियों और पूरे विमानन क्षेत्र को सुविधा मिल रही है, डिजिटल सुविधा। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए विशेष कार्य भी कर रहे हैं कि यहीं पर तमाम जो चीज़ें हैं, जो विमानन उद्योग की ज़रूरतें हैं, उनका निर्माण यहीं पर किया जाए। MRO नई पॉलिसी से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का हब बनेगा भारत, यानी ये जो नई नीति है, नई विमानन नीति जो मोदी सरकार ने नई विमानन नीति लाई है, नए नियम बनाए, नए कानून बनाए। MRO नई पॉलिसी से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का हब बनेगा भारत, यानी यहीं पर ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का काम होगा। मेक इन इंडिया के साथ सभी मेक इन डिज़ाइन भी करें, यानी कि जो डिज़ाइन है विमानन क्षेत्र के लिए, उसमें भी मेक इन इंडिया के साथ काम किया जा सकता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक एविएशन है वो यहाँ पर होता है, भारत में होता है। 50% महिलाएं पायलट हैं। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी का जिक्र किया कि ये वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है भारत में। MRO सेक्टर में भी भारत की महिलाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ग्राउंड स्टाफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और विमानन क्षेत्र में तो जो वैश्विक औसत है उससे काफ़ी ज़्यादा है भारत में महिलाओं की भागीदारी। हमारी कोशिश हवाई यात्रा सभी के लिए अफोर्डेबल बनाएं। प्रधानमंत्री का एक वाक्य याद कीजिए कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर पाएंगे। उसी नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा 2014 में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, आज की तारीख में 162 हैं और इस तरह से हर तरह से इसको अफोर्डेबल बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कही। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व पी कुमारन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और पैराग्वे के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बारे में जानकारी दी, जिसमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। The two leaders held a comprehensive discussion on the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digitalization, innovation, disaster management, science and technology,
education, and people-to-people links. जैसा कि आप जानते हैं, पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत के 3 दिनों की यात्रा पर हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व पी कुमारन ने यह भी बताया कि पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। This visit comes soon after the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Peña expressed his deep solidarity with the victims and families of the terrorist attack. अब बात करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे की। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से मुलाकात की। ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे संघों में से एक है जो आतंकवाद के 4000 से भी अधिक पीड़ितों के साथ काम करता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले एक और ब्रेक। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ बातचीत की। और वहीं एनसीपी एससीपी की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिस्र में है। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने कैग्रो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह को आतंकवाद को लेकर मिस्र के रुख की जानकारी दी। और दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल कई देशों के दौरे पर है। तो इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के विभाग कानून और संस्थागत सुधार में उपमंत्री वाईबी तुआन एम कुलसेगरन वी मुरुगेसन के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बयान सही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर हैं ये लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो ये यही बैकग्राउंड था। लार्जली बहुत अच्छा रहा।
खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। खुली जीप में सवार जेपी नड्डा के साथ काफी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने लोगों का अभिवादन भी किया और इस दौरान लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर हैं, तो उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में ये मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी सार्थक रही। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पैराग्वे के राष्ट्रपति को वंदे भारत ट्रेन का मॉडल भेंट किया। पैराग्वे के राष्ट्रपति ने वंदे भारत में गहरी रुचि दिखाई और भारत की मदद से अपने यहाँ 50 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को विकसित करने की इच्छा भी जताई। पैराग्वे के राष्ट्रपति और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच दोनों देशों की रेल संबंधी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अगली खबर, विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के चंपारण में अपने कार्यक्रम में वो पहुंचे। चंपारण में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के विकास में किसानों के योगदान की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसान कृषि के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मिर्ची धान और लीची का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों फसलें किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय फसलों की चुनौतियों की पहचान कर उसके समाधान निकालने के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का मंत्र है और इसलिए हम निकले हैं। पूरे देश में 16,000 वैज्ञानिक अब निकले हैं जो किसान के बीच में जा रहे हैं। वैज्ञानिक, किसान, कृषि विभाग राज्य सरकार का, कृषि विभाग केंद्र सरकार का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर बैठ के जगह जगह बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान है। मैं बिहार आया हूँ बिहार के किसानों की सेवा के लिए। यहाँ भी और उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। अगली खबर, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने आज भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के निर्माण से संबंधित एक नई योजना के नियमों का निर्धारण किया है। इस नई योजना के तहत भारत में पूरे विश्व से ईवी पैसेंजर कार निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे वो भारत में ईवी पैसेंजर कार का निर्माण कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत पहले 3 सालों में ईवी कार का निर्माण बाजार में आना आवश्यक है, जबकि 5 वर्षों में अपनी क्षमता का 50% ईवी कार उत्पादन करना भी महत्वपूर्ण होगा। इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि इस फैसले से पूरे विश्व की तमाम बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि मर्सिडीज, वॉक्सवैगन सहित अन्य ईवी कार के निर्माण में भी आसानी आएगी। India is a global hub for electric vehicles. It creates jobs and boosts local manufacturing. To attract big international car brands, India is offering low import tax, that is 15%, on electric cars worth at least $35,000. This benefit is available up to 8,000 cars per year for 5 years, but only if the company agrees to invest and manufacture electric vehicles in India. अगली खबर सिक्किम से, जहां लाचेन जिले में रविवार शाम 7 बजे एक मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। इनके शव बरामद हो गए हैं और 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जबकि 6 जवान अभी भी लापता हैं। लापता कर्मियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। असम के लखीमपुर में भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम हमेशा अपने लोगों के साथ हैं। लखीमपुर के अमतोला में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचा दी है।
उन्होंने आगे लिखा कि हमारा प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम उनके नुकसान की भरपाई तुरंत करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।